अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। फौजिया ने मेरे बिछाए हुए जाल में कदम रखने के बाद दाना चुगना शुरू कर दिया था। मैंने बाआहिस्तगी इस नादीदा हमरंगे ज़मीन जाल को समेटने के अमल का आगाज़ कर दिया। फौजिया साहिबा, मैंने अपने सवालात में तेज़ी लाते हुए इस्तफसार किया। मेरे मुसद्दका मालूमात के मुताबिक आप लोग आज से 7 साल पहले मई 1973 में हैदराबाद को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर कराची शिफ्ट हो गए थे। आपने बताया है कि शबाना का इंतकाल 6 साल कब 1974 में हुआ था। आपने साल बताया, मैं इसमें अगस्त का महीना भी शामिल कर देता हूँ। इस हिसाब की रोशनी में आप लोगों के कराची में रिहाइश इख्तियार करने के 1 साल 3 माह बाद शबाना का इंतकाल हुआ था। लेकिन चंद लम्हे पहले आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत को जो कुछ बताया है वो इस हिसाब से लगा नहीं खाता। अब या तो मेरा हिसाब गलत है और या फिर आपने सरीहन झूठ बोला है। फौजिया मेरे सवालात के चुंगल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने घबराकर इमदाद तलब नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखा। इस मौके पर वकील मुखालिफ ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई और नाराए मस्ताना बुलंद करते हुए वो मैदान तहफ़्फ़ुज़ मुवक्किल में उतर आया। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली, उसने जज की तरफ देखते हुए बरहमी से कहा। मेरी मुवक्किल कर्ब और अज़ियत की इंतहा से गुजरने के बाद इंसाफ की तलब में इस अदालत तक पहुंची है और वकील सिपाही ने उल्टा इस दुखियारी का ट्रायल शुरू कर दिया है। मजलूमा फौजिया की बड़ी बहन कब फौत हुई थी और इसकी तदफीन कराची में हुई या हैदराबाद में, इन तमाम मामलात का ज़ेर समाअत केस से क्या ताल्लुक़ बनता है? मेरे फाजिल दोस्त खामखा गड़े मुर्दे उखाड़कर इस केस को किसी और ही सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 7 माह से ज़ेर समाअत ये केस अभी तक एक ही सिमत में एक ही करवट लेटा हुआ था और आज से तो इसने चलना शुरू किया है। मैंने वकील इस्तगासा के एतराज़ के जवाब में कहा, आप इसकी सिमत के लिए परेशान न हो मेरे दोस्त। और जहाँ तक गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है तो लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस खुदाई में से मैं आपको हक़ाइक़ के वो लालो जवाहिर निकाल कर दिखाऊंगा कि आपकी आंखें खीरा और अकल दंग रह जाएगी। आखिर आप इससे साबित क्या करना चाहते हैं? उसने उखड़े हुए लहजे में पूछा। बस यही कि मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, आपकी ये मजलूम मुवक्किल। मैंने विटनेस बॉक्स में खड़ी फौजिया की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बाशिगाफ अल्फाज में कहा, नाखलफ, नामेहरबान और बेहिस होने के साथ साथ ही दरोकोए दर्जाए अव्वल भी है। आप मेरे मुवक्किल की इंसल्ट कर रहे हैं, वो ज़हरखंद लहजे में बोला। फिर जज की जानिब देखते हुए फिदवियाना अंदाज में इजाफा किया, योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डिफेंस हाथ धोकर मेरी मुवक्किल के पीछे क्यों पड़ गया है। शायद वकील सफाई को अंदाज़ा हो गया कि इस केस में इनके लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने मुवक्किल को किसी भी सूरत में बचा नहीं सकते, चुनाचे वो टाइम पास के तौर पर ज़ेर समाअत केस से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बेग साहब, जज ने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, क्या आप फौजिया की दरोगोई को साबित कर सकते हैं? 101% जनाब अली, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। वकील इस्तगासा को ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि मैं अपना टाइम पास करने के बजाय वकील इस्तगासा की साजिश को फेल करने की तगो-दो में मसरूफ़ हूँ। आज इस केस के साथ मेरा पहला दिन है और मुझे यकीन है कि इस केस के आखिरी दिन मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। बाकी जहां तक मजलूमा की दरोगोई को साबित करने का मामला है तो मैं सांस संभार करने की गरज से थमा, फिर जज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा मुवक्किल और इस केस में नामजद मुलजिम दिलावर मई 1973 में अपनी फैमिली को लेकर हैदराबाद से कराची आ गया था। इसके बाद मुलजिम और उसकी फैमिली के किसी फ़र्द का हैदराबाद जाना नहीं हुआ। अब मजलूमा फौजिया ने बताया है कि इसकी बड़ी बहन शबाना को 6 साल पहले अगस्त 1976 में हैदराबाद के किसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शबाना का इंतकाल तो कराची में हुआ, फिर इसे हैदराबाद के कब्रिस्तान में क्यों दफन किया गया? और इस पुरस्कार सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ फौजिया ही दे सकती है। मगर मेरे काबिल फाजिल दोस्त को एतराज़ात जड़ने से फुर्सत ही नहीं। जज ने फौजिया की तरफ देखते हुए कहा, बीबी,
आप वकील सफाई के सवाल का जवाब देने की पाबंद हैं। सर, इन वकील साहब ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि गलती से मेरे मुंह से हैदराबाद निकल गया। वो मेरी जानिब इशारा करते हुए बोली। मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं दिल ही दिल में फौजिया की अय्यारी पर अश अश कर उठा। उसने बड़ी महारत के साथ अपना बयान बदल दिया था और उसका सारा इल्ज़ाम भी मुझ पर थोपने की कोशिश की थी। जज ने एक लम्हे के लिए घूर कर उसकी तरफ देखा और खासे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। बीबी, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन शबाना कराची के कब्रिस्तान में दफन है? जी जी जी, वो बड़ी सुरत से सर को उस बात में हरकत देते हुए बोली। मेरे जहन में यही था मगर बौखलाहट में कुछ और कह गई। क्या आप बकायमी होश हवास हो? जज ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। अगर आपकी बौखलाहट खत्म हो गई हो तो अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। यस सर, उसने जवाब दिया। अब मैं नॉर्मल हूँ। बेग साहब, प्लीज प्रोसीड, जज ने मुझसे कहा। जनाब अली, क्या मजलूमा के दरों को रास्तगो होने के मामले को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है? मैंने हद दर्जा संजीदगी के साथ सवाल किया। मेरे इस्तफसार में एक खास नौयत की चुभन शामिल थी। जज ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और कहा, फौजिया अपनी गलत बयानी का सबब बयान कर चुकी है और उसने अपने इस गैर इरादी फेल पर अदालत से माजरत भी तलब की है। मजलूमा की माजरत काफ़ी है और न ही बयान करदा सबब माकूल। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये हर हाल में दरोगो है और दरोगो ही रहेगी और मैं अपने इस बयान को सच्चा साबित कर सकता हूँ। इन लम्हात में मैं बराह रास्त जज से मुखातिब था। इससे पहले कि जज मेरी बात के जवाब में कुछ कहता, वकील इस्तग़ासा अचानक बीच में कूद पड़ा। उसने मेरी तरफ देखते हुए खासे जारहाना और अहमकाना लहजे में पूछा, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शबाना हैदराबाद में दफन है और ना ही कराची में? मेरे फाजिल दोस्त, तदफीन की बात तो बहुत बाद में की जाएगी, मैंने वकील इस्तग़ासा की आंखों में झांकते हुए कहा। पहले इसकी मौत और हयात का मामला तो क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने शबाना के इंतकाल की बात नहीं की। यह आपकी मुवक्किल की छोड़ी हुई आतिशबाजी है। आतिशबाजी? वकील इस्तग़ासा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्या मतलब है आपका? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शबाना अभी जिंदा है, इसका इंतकाल नहीं हुआ? आपकी मुवक्किल की बड़ी बहन शबाना बक़ैद हयात है या अल्लाह को प्यारी हो चुकी? मैं इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अलबत्ता मैं इस बात को अदालत में साबित कर सकता हूँ कि मजलूमा ने अपनी बहन के इंतकाल के हवाले से सरासर झूठ बोला है। क्या सबूत है आपके पास इस बात का? वकील इस्तग़ासा ने खासे जारहाना अंदाज में पूछा। सबूत? मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। फिर रूए सुखन मजलूमा की जानिब मोड़ते हुए सवाल किया, क्या आप इस बयान पर कायम हैं कि आपकी बहन शबाना आज से 6 साल पहले यानी 1974 में इंतकाल कर गई थी? लम्हाती तजब्जुब के बाद उसने जवाब दिया, जी हाँ, 8 अगस्त 1974। जी बिल्कुल, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। अगस्त का महीना और इस महीने की 8 तारीख मेरी जहन की इख्तिरात थी और मैंने फौजिया की ज़बान से सच उगलवाने के लिए दानिस्ता ये चाल चली थी ताकि इसे झूठी दर्जा अव्वल साबित कर सकूं और मेरे इस अमल में किसी किस्म की बदनीयती और बेईमानी शामिल नहीं थी। मैंने अपने फाइल में से एक पेपर निकालकर वकील इस्तग़ासा की आंखों के सामने लहराया और तीखे लहजे में कहा, यह है सबूत आपकी मुवक्किल की गलत बयानी का। फिर मैंने जज की जानिब देखा और खकार कर गला साफ करने के बाद इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब अली, हैदराबाद से कराची शिफ्ट होने के 1 साल बाद यानी 1974 के आखिरी महीने की 10 तारीख को शबाना अचानक घर से गायब हो गई थी। मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम ने अपने तौर पर शबाना को तलाश करने की भरपूर कोशिश की मगर इस तगोदो में उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। बिलाखिर अपने एक खैर खा के मशवरे पर उसने 12 दिसंबर को थाना कुरंगी में शबाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये तस्दीक शुदा नकल इसी रिपोर्ट की है जो मैंने अपने ज़रा इस्तेमाल करके मुतालिका थाने से निकलवाई है। मैंने मज़कूरा रिपोर्ट की नकल को जज की जानिब बढ़ाते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। अब सवाल ये उठता है कि जो शबाना 8 अगस्त 1974 को इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी थी, वो कमोबेश 4 माह बाद अपने घर से किस तरह गायब हो सकती है? मेरे इस सवाल ने वकील इस्तग़ासा समेत कमराए अदालत में मौजूद हर शख्स के जहन में खलबली मचा दी। लोग आपस में चेमगोइयाँ करने लगे। जज बगौर इस कागज़ का मुताला कर रहा था जो मैंने उसकी खिदमत में पेश किया था। दिलावर के दिलो दिमाग पर जो क़यामत गुजर रही थी और गुजरी थी
उसने एक मजबूर और लाचार बाप की ज़बान पर टनों वज़नी कुफ्र डाल दिया था, लेकिन इसके साथ ही इसकी तहरीर में एक हैरत अंगेज़ तवानाई, एक जादुई असर भी भर दिया था। इसने अपनी जो बिपता मुझे लिख कर दी थी, इसके अंदर मेरे लिए मालूमात का एक बेशकीमत ख़जाना छुपा हुआ था, और मैं इन नादिर व नायाब मालूमात को धीरे धीरे बरमहल इस्तेमाल कर रहा था। जज मेरे फराहम करदा पेपर को पढ़ने के बाद हकीकत की तह में उतर चुका था, ताहम तस्दीक की गद से उसने मजलूमा फौजिया से पूछा, बीबी, तुम अपनी बहन की गुमशुदगी के झेल में दर्ज कराई जाने वाली इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहती हो? वो नदामत आमेज लहजे में बोली, सर, ये सच है कि शबाना 10 दिसंबर 1974 को अचानक घर से गायब हो गई थी। हमने बदनामी के खौफ से इस मामले को छुपाने की कोशिश की थी। जो लोग इस वाक़ये से वाक़फियत रखते हैं, इनसे गलत बयानी नहीं की जा सकती थी। बाकी सबको हम यही बता रहे थे कि शबाना बाजी का इंतकाल हो गया है, लिहाजा वकील साहब के सवाल के जवाब में भी मैंने यही बयान दिया। हकीकत यह है कि हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि शबाना बाजी इस वक्त कहाँ है, वो जिंदा भी है या। बात के इख्तिताम पर कुछ सिसक पड़ी। इस मौके पर वकील इस्तगासा इसकी मदद को लपका और जज से मुखातिब होते हुए बोला, जनाब अली, ये आमतौर पर देखने में आया है कि हमारे मुआशरे में इस किस्म के वाक़यात को दबाने और छुपाने की कोशिश की जाती है, जिन पर लोगों की उंगलियां उठने का अंदेशा हो। मजलूमा की फैमिली ने भी शबाना की पुरस्कार गुमशुदगी के हवाले से यही पॉलिसी अपना ली थी। इस नौयत की हिकमत अमली इज्जतदार लोग इख्तियार करते हैं। मैंने वकील इस्तगासा को आड़े हाथों लिया। जो बेटी अपने बाप को और जो बीवी अपने शौहर को एक घिनौने जुर्म के इल्ज़ाम में यूं कटहरे में लाकर खड़ा कर दे और इस शख्स की बेबसी का तमाशा बनाकर उसे जिंदा दरगोर कर दे, इन लोगों के लिए इज्जत, शराफत, बदनामी जैसे अल्फाज भला क्या मायने रखते हैं? लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए जज से मुखातिब होकर कहा, योर ऑनर, मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू ये साबित हो चुका है कि इस केस में मजलूमा की हैसियत के हामिल फौजिया ने दीदा व दानिस्ता गलत बयानी से काम लिया है। जो शख्स एक मरतबा झूठ का सहारा लेकर हक़ाइक़ को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करता है, उसकी गवाही और उसका किरदार काबिल भरोसा नहीं रहता। इस अमर का कभी इम्कान पैदा हो जाता है कि वह आइंदा भी दरोगोई करेगा, इल्ला ये कि वह इस हवाले से इतना भी गिर सकता है कि अपने सगे बाप को बीच चौराहे पर खड़ा करके उस पर गलाज़त बाजी करे, और मजलूमा फौजिया ऐसा ही कर रही है। जज ने पुरमाइनी अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर दीवार की घड़ी की जानिब देखते हुए मुझसे पूछा, आप फौजिया बीवी से कुछ और पूछना चाहेंगे? अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने जज के इस्तफसार के जवाब में कहा, यस सर। फिर मैं विटनेस बॉक्स में खड़ी मेरे मुवक्किल की सबसे छोटी बेटी और इस केस की मजलूमा फौजिया की जानिब मुतवज्जा हो गया। फौजिया बीबी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, उसने बताया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब कर ली थी? घर को चलाने के लिए ज़रूरी था, उसने जवाब दिया। हमारे बाप की इतनी आमदनी नहीं थी जिसमें 4 अफराद को पेट भरकर खाना और तन ढांपना नसीब हो। ये शख्स, उसने नफरत भरे अंदाज में एक्यूज बॉक्स में खड़े दिलावर की जानिब देखा और जहरीले लहजे में इजाफा करते हुए बोली, ये जो कुछ कमाता था इसमें से आधे की तो शराब पी जाता था। मजबूरन मुझे कमाने के लिए घर से निकलना पड़ा, और इसी मजबूरी के तहत आपसे 2 साल बड़ी सहरिश भी जॉब पर लग गई थी। मैंने चुपते हुए अंदाज में कहा। सहरिश इंटर से आगे नहीं बढ़ सकी थी। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली, ये सच है कि पहले वो जॉब पर चढ़ी थी और इसके बाद मैं। मेरी मालूमात के मुताबिक आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करती हैं। मैंने फौजिया के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, गालिबन मून इंटरप्राइजर में, और यह ऑफिस टावर के इलाके में वाक़ है। आपकी मालूमात दुरुस्त हैं वकील साहब। एक और बात की तस्दीक भी कर दें, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, अगर मैं गलती पर नहीं तो सहरिश की तनख्वाह 1000 और आपकी तनख्वाह 1500 रुपये माहाना है, यानी आप दोनों की कुल आमदनी 2500 रुपये माहाना है। मैं तस्दीक करती हूँ कि आप गलती पर नहीं हैं। मून इंटरप्राइजर में किस नौयत का काम होता है? मैंने पूछा। यह बुनियादी तौर पर सोशल सर्विस फराहम करने का इदारा है, उसने बताया। मून इंटरप्राइजर को आप समाजी खिदमतगार समझ लें, और इस इंटरप्राइजेज के रूह रवां
जुल्फ़िकार हुसैन एक माकूल मुआवजे के एवज़ समाज की खिदमत करते हैं और इसमें लोगों की शादियां कराना, इन्हें रोज़गार फराहम करना और बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की रहनुमाई करना शामिल है। यानी मून इंटरप्राइजेज बैक वक्त मैरिज ब्यूरो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और ओवरसीज़ रिक्रूटिंग का इदारा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोली। फिर दिलावर की जानिब इशारा करते हुए नहायती कड़वे लहजे में उसने कहा, इस कमजोर और एहसान फरामोश शख्स को भी जुल्फी अंकल ही ने सदर के इलाके में जॉब दिलवाई थी। जुल्फी अंकल से उसकी मुराद उसका बॉस जुल्फ़िकार हुसैन था। वो बदबख्त और बदसात अपने बाप के लिए जिस किस्म के जहरीले जज्बात का इजहार कर रही थी वो मेरे लिए बिल्कुल नया और नाकाबिले यकीन था, मगर यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। ये कड़वा सच एक ठोस हकीकत की शक्ल में मेरे सामने मौजूद था। जज बार बार वॉल क्लॉक की तरफ देख रहा था, लिहाजा मैंने अपनी जिरा के एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाते हुए तेज लहजे में इस्तफसार किया, फौजिया बीबी, वकुआ की रात यानी 15 मार्च की शब क्या पेश आया था? मैं इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी। वो खुद को इंसानियत के दर्जे से गिराते हुए बड़ी ढिठाई से बताने लगी। ये शख्स चुपके से मेरे कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मेरी आंख खुल गई। इतनी रात को इसे अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत हुई, मगर इससे पहले कि मैं अपनी हैरत के इजहार के तौर पर कुछ कहती, इस कमीने ने मेरी नाक पर एक तहशुदा कपड़ा रखकर जोर से दबाया। वो तहशुदा कपड़ा बेहोशी की किसी दवा में फंसा हुआ था। जब इस दवा के असरात सांस के साथ मेरे जिस्म के अंदर पहुंचे तो मैं होशो हवास खो बैठी। फिर जब मैं होश में आई तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। ये महसूस करके मेरा दिमाग भग से उड़ गया कि इसने मुझे बर्बाद कर डाला था। मुझे होशो हवास में देखकर इसने मुझे पिस्टल दिखाया और धमकी दी कि अगर मैंने किसी से इस वाक़ये का जिक्र किया तो ये मुझे कत्ल कर देगा। धमकी देते हुए इस बज़ात की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इस वक्त ये नशे में था। मैंने रात का बाकी हिस्सा अपनी तबाही का मातम करते हुए गुजार दिया। सच्ची बात तो यह है कि मैं इसकी धमकी से डर गई थी। इस वक्त मेरे पास आंसू बहाने के सिवा और कोई चाराकार नहीं था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने अफसरदा सी सांस खारिज की, फिर भर्राई हुई आवाज़ में अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोली, अगली सुबह मैं जॉब पर भी नहीं गई थी। पिछली रात मुझ पर जो कयामत गुजरी थी उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं तबीयत की खराबी का बहाना करके लिहाफ में बिस्तर में घुसी रही। सहरिश अलबत्ता ऑफिस चली गई। मैं रात वाले वाक़ये को याद करके पल पल मर रही थी कि अम्मी को अपनी बिपता मैंने सुना डाली। अम्मी को पहले तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आया। अम्मी इस शख्स को नालायक, नकारा, निखट्टू, शराबी और कबाबी तो समझती ही थीं, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती थीं कि ये लईन अपनी फूल जैसी सगी बेटी को शराब के नशे में इस तरह बर्बाद कर डालेगा। अम्मी ने इसकी ऐसी कमतरसी कर डाली। जवाब में इसने अम्मी पर कातिलाना हमला कर दिया। वो तो अम्मी की खुशकिस्मती थी कि जिंदा बच गईं। अम्मी ने मुझे साथ लिया और अपने इलाके के थाने में पहुंच गईं। ये समझा कि हम डर कर खुद भाग गई हैं। इस वक्त तक सहरिश ऑफिस से वापस नहीं आई थी, लिहाजा ये शख्स आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। हमारी रिपोर्ट पर पुलिस ने इसे फिलफौर घर से गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ तक पहुँचने के बाद उसने दूर खला में घूरते हुए रिक्कत आमेज अंदाज में कहा, या अल्लाह, मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं अपनी मर्जी से तो इस बदकुमाश की बेटी नहीं बनी। खुदाया किसी बेटी को ऐसा दरिंदा सिर्फ बाप न देना। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना कि कोई बेटी अपने सगे बाप के खिलाफ इस हद तक भी जा सकती है? अगर मैं इस केस में मुलजिम दिलावर का वकील न होता और किसी की ज़बानी ये वाक़या मुझ तक पहुंचता तो आपकी तरह मुझे भी इस वाक़ये की सेहत पर शक होने लगता। मगरबी दुनिया के मादर पिदर आज़ाद माशरे में तो सगे बहन भाई और सगे बाप बेटी के हवाले से इस नौइयत के इक्का दुक्का शर्मनाक वाक़यात सुनने का इत्तफाक हो जाता है, लेकिन मशरकी माशरे खुसूसन बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में एक अपना मिजाज रखते हैं। यहाँ पर ऐसे काबिल मज़म्मत वाक़यात का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तसव्वुरात का नहीं, एक जीती जागती हकीकत का तज़किरा कर रहा हूँ। फौजिया ने अपने सगे बाप के खिलाफ जो जहर उगला और इस पर जो घिनौना इल्ज़ाम लगाया, वो सब कुछ मेरी नज़र के सामने था और अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी। अदालत का वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट रह गए थे।
चुनाचे मैंने मजलूमा फौजिया पर अपनी जिरह मुकम्मल करते हुए सरसरी लहजे में इस्तफसार किया, क्या सहरिश आपकी सगी बहन है? फौजिया इस तरह उछली जैसे उसने हाई वोल्टेज बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, क्या मतलब है आपका? उसकी जबान की लुकनत ने मुझे बता दिया कि मेरे सवाल ने उसकी बुनियाद में एटमी धमाका कर दिया था। थोड़ी देर पहले तक वो बड़े एतमाद के साथ अपने बाप पर कीचड़ उछाल रही थी, लेकिन मेरे इस्तफसार ने गोया उसके एतमाद के गुब्बारे में पिन चुभो दी थी। वो यकायक बेहद उलझी हुई और परेशान दिखाई देने लगी थी। मैंने आपके सामने कोई मोहम्मद नहीं रख दिया, एक सादा सा सवाल किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप इसका जवाब हाँ या नहीं में बासानी दे सकती हैं, लेकिन आपके चेहरे के तासुरात से तो यही नजर आ रहा है कि जैसे मैंने आपको गर्म तवे पर बिठा दिया हो। वो जिस तेजी से बौखलाई थी, इसी मुस्तैदी से संभल भी गई और कदरे ठहरे हुए लहजे में बोली, सहरिश मेरी सगी बहन है। हम दोनों ने एक ही औरत के पेट से जन्म लिया है और हमारी माँ का नाम है सईदा खातून। उसने मेरे सवाल का जवाब दे तो दिया था, मगर होशियारी से बात नहीं आई थी। ऐसे होशियारों के लिए मैं 1.5 होशियार बनने में किसी कोताही से काम नहीं लिया करता। हर इंसान अपनी माँ के पेट ही से जन्म लेता है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। आज तक ये सुनने में नहीं आया कि किसी बच्चे या बच्ची ने अपने बाप के पेट से जन्म लिया हो या वो किसी दीवार के अंदर से निकला हो। बहन या सगी बहन भाई होने के लिए जरूरी नहीं है कि इन दोनों के माँ और बाप भी एक हों। क्या आप और सहरिश मेरे मुअक्किल के नुत्फे से हैं? मेरे आखिरी जुमले ने उसका चेहरा मुतगय्यर कर दिया। इन लम्हात में वो मुंह कालक बेटी मुझे खासी मुश्किल में नजर आई, लेकिन फौरन से पेशतर उसने अपनी अंदरूनी और बैरूनी कैफियत पर काबू पा लिया और बड़े धड़ल्ले से बोली, इस शख्स को? वो दिलावर की सिमत उंगली उठाकर जहरखंद अंदाज में गोया हुई। अपना बाप कहते हुए मुझे घिन महसूस हो रही है, लेकिन ये एक शर्मनाक हकीकत है कि ये शैतान मेरा, सहरिश का और शबाना का सगा बाप है। इसकी कमीनगी और हठधर्मी दीदनी और अफसोसनाक थी। मैंने सरसराती आवाज में कहा, फौजिया बीबी, या तो आप जूतों समेत मेरी आंखों में घुसकर दुनियाए दरो कोई में आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं, और या फिर आप हकीकत से बेखबर हैं। और हकीकत क्या है? वकील इस्तगासा ने अपनी मौजूदगी का यकीनी एहसास दिलाते हुए मुझसे सवाल किया। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील मुखालिफ की आंखों में आंखें डालकर गंभीर अंदाज में कहा, जिस हकीकत का मैंने जिक्र किया है, बल्कि जिक्र का आगाज किया है, वो पिछले 20 साल से वक्त की गर्द में दबी हुई है। मौसमों की हिद्दत, शिद्दत और सर्दी गर्मी ने इस तवील अरसे के दौरान में इसके ऊपर माहो साल की दबी तहें चढ़ा दी हैं। आप इसे भी एक गड़ा मुर्दा ही समझ लें, और आपको चूंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई तकलीफ होती है, लिहाजा आई एम रियली सॉरी। मैं आपको सरे दस्त इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसके चेहरे पर नागवारी नमूदार हुई और मानदाना नजर से मुझे घूरने लगा। मैंने बेपरवाही से कंधे उचका दिए और रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए मौतबाना अंदाज में कहा, जनाब आली, मुझे मजलूमा से और कुछ नहीं पूछना। जज ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने वकील इस्तगासा के सामने चंद सेकंड पहले कौन से गड़े मुर्दे का तस्करा किया है। ताहम वकील सरकार के चेहरे के तासुरात इस अवर की चुगली खा रहे थे कि मेरे चिट्टे इनकार ने इसके पेट में ऐसी कैफियत पैदा कर दी थी कि अदालत का कमरा एक ऐसा खाड़ा होता है कि जहां मुखालिफ पार्टी की तकलीफ बाइस इत्मीनान कल्ब व जिगर महसूस होती है। मैं वकील इस्तगासा की हालत को एंजॉय करने लगा। इसके साथ ही अदालत का वक्त खत्म हो गया। जज ने 15 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। इस रोज मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उबैदुल्लाह का फोन आ गया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने खासे तवाना लहजे में मेरी कारकर्दगी को सराहते हुए तौसीफी अंदाज में कहा, वकील साहब, आज आपने अदालत के कमरे में कमाल कर दिखाया है। मुझे इस बात की बेपनाह खुशी है कि दिलावर के मुकदमे के लिए आपका इंतखाब करके मैंने दानिशमंदी का सबूत दिया है। मुझे कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द आप दिलावर को बाइज्जत बरी कराने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने अपने लिए इसकी ज़बान से अदा होने वाले तारीफी कलामात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आज अदालत में मैंने किस नौयत और किस पाई की जिरह की है? मैंने आपको अदालत के कमरे में तो नहीं देखा। मैं वहां आपको इसलिए नजर नहीं आया कि मुझे दरपर्दा रहकर दिलावर को इखलाकी और माली तौर पर सपोर्ट करना है।
उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। मेरा एक खास आदमी आज अदालत के कमरे में मौजूद था। थोड़ी देर पहले इसी बंदे ने मुझे रिपोर्ट दी है। वकील साहब, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। वेल डन सर। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। अगली पेशी से पहले अगर आपको कुछ रकम की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ बता दीजिए, उसने अपनायत भरे लहजे में कहा। मैं आपसे हर किस्म के ताउन करने का वादा कर चुका हूँ उबैद साहब। वकालत के पेशे में तकल्लुफ़ नाम की कोई चीज़ वजूद नहीं रखती। मैंने रास्तगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत पेश आएगी मैं बिला तकल्लुफ़ और बिला तरद्दुद आपको बता दूंगा। मुझे खुशी होगी, वो मोतदिल अंदाज में बोला। मखसूस अलविदाई कलामात के बाद मैंने टेलीफोनिक राब्ता ख़त्म कर दिया और रोज़मर्रा के दफ्तरी कामों में मसरूफ़ हो गया।